से आज हमारे प्रखर एवं मुख्य वक्ता श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को मैं विनती करूँगा कि आए और हमें सबको राष्ट्रभक्ति में आप्लावित करें। श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस हॉल को और इस हॉल को में इतने सारे शहर के गणमान्य लोगों को एक साथ देखकर मुझे ये ताज्जुब होता है कि सच में ये सुरेंद्र नगर है या कुछ और है। जिसे हम देश के आधुनिक शहरों में गिनते हैं, दिल्ली है, मुंबई है, मैंने वहाँ भी इतने खूबसूरत हॉल नहीं देखे और ना ही इतने कमिटेड लोग। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं एक ऐसे शहर में आया हूँ जिसका नाम ही मैंने यहाँ आके पहली बार सुना है। कहते हैं कि जब तक आप समुद्र में उतरे नहीं तब तक आप उसकी गहराई नहीं नाप सकते। मैं राजकोट आया, कल मोरबी में था, आज सुरेंद्र नगर में हूँ। ये दोनों शहर मेरे लिए अनजान भी थे, शायद मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, लेकिन कल मोरबी में पता चला कि एक अकेला शहर भारत सरकार को 4,000 करोड़ रुपए का सालाना जीएसटी देता है। और मोरबी में मुझे बहुत सारे नए दोस्त युवा मिले। उन्होंने बताया कि जो टाइल्स वो बनाते हैं वो दुनिया की मंडी का रेट तय करता है। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि आपके यहाँ शायद कपास, आपके यहाँ जो कॉटन का भाव भी आपका शहर तय करता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्या होगा। जो लोग बहुत कुछ नहीं होते वो बड़ा ज़ोर ज़ोर से अपना बखान करते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और जो लोग सच में कुछ होते हैं वो सुरेंद्र नगर और मोरबी की तरह खामोशी से सिर्फ काम करते हैं। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक झालावाड़ एकता समिति, इस समिति के आयोजक जनाब गिरिराज जी एससी झाला साहब, जनाब विश्वास शुक्ला जी, रजनी पटेल जी, और पिछले 24 घंटे से इस मोरबी और सुरेंद्र नगर और राजकोट के बीच मेरे सारथी की हैसियत में मेरे भाई जनाब प्रतीक पांड्या जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं निजी तौर पे है ज़रा शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि मैं मोरबी में था, रात का कोई 1:30 बज चुका था। वहाँ के जितने भी आयोजक थे उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया। कोई 1:30 से 1:45 बजे की बात होगी। कुछ कम लोग रह गए थे, 10-12 लोग थे। मैंने एक बुज़ुर्ग को वहाँ देखा और उनको देख के मेरे मन में कई तरीके के भाव थे। वो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। और वो बड़ी देर से मेरे पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।
मैं उनके पास गया। मैंने कहा, आप मुझसे मिलना चाहते हैं क्या? उन्होंने कहा कि मैं राजकोट से आया हूं और मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा थी कि मैं आपसे मिलूं। मेरा ख्याल है कि 70-75 से ज़्यादा उनकी उम्र है। बिखरे हुए से बाल, बेतरतीब कपड़े। मैं बहुत देर तक ये सोचता रहा कि आखिर एक शख्स जीवन के इस मोड़ में, मुझ जैसे आदमी के पास न मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, न मेरे पास कोई सत्ता है, न मैं किसी व्यवस्था का अंग हूँ। वो मेरे गले मिले। फिर उन्होंने बताया कि इस कोविड के दौर में उनकी श्रीमती की मृत्यु हो गई है। यहाँ तक भी ठीक था। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक चेक निकाला और उसमें 1100 रुपये नीचे लिखे थे। उन्होंने मेरे पैर छूने की कोशिश की। मैंने उनको पैर नहीं छूने दिया और उसके बाद बोले कि इसको लड़ाई के लिए रखना। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं? तो बोले, मैं सिर्फ आपको सुनने आया हूँ। 2-3 बजे के आसपास उन्होंने कहा कि मैं वापस राजकोट जाऊँगा। तो मुझे बहुत बेचैनी होती रही कि इस छोटे शहर में कहाँ बस मिलेगी, कैसे ये जाएंगे, किस तरह जाएंगे। लेकिन प्रतीक भाई और उनके साथियों ने उनका इंतज़ाम किया कि वो चले गए। और अभी जब मैं आपके लिए कमरे से निकल रहा था तो उनका फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा, पुष्पेंद्र जी, मैं आ गया हूँ सुरेंद्र नगर। तो मैंने कहा, आप कहाँ हैं? तो बोले, मैं गेट पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ के आयोजक मुझे जाने नहीं दे रहे। मैंने कहा, उनको फ़ोन दे के कहिए कि अगर मुझे जाने नहीं देंगे तो पुष्पेंद्र जी आएंगे नहीं। अब मुझे नहीं पता वो इतने बड़े हॉल में कहाँ बैठे हैं। उनका दोबारा फ़ोन आया, ये देखिए। इस समाज में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। एक दूसरी मुझे अनुभूति खाने के समय हुई, क्योंकि हम जिस शहर में से आए हैं, जहां हमने अपना जीवन का कैरियर शुरू किया, वहां तो जो कुछ नहीं होता है वो सब कुछ अपने आप को बताता है। बड़ी बड़ी शेखी होती है। हर छोटी सी बात को इतना लंबा खींच खींच के बताते हैं, लगते हैं कि दुनिया के सबसे महान आदमी यही हैं। लेकिन मुझे यहाँ की एक और बात पता चली लंच के समय कि आपके शहर में एक साहब मेरे बराबर में खाना खा रहे थे। बातचीत करते रहे वो, और उन्होंने कहा कि मैं 6 दिसंबर 1992 को जब राष्ट्र की कार सेवा के लिए अयोध्या जाना था तो वो वहाँ कार सेवा कर रहे गए थे। तो मुझे इसमें कोई नई बात नहीं लगी, क्योंकि कार सेवा तो बहुत सारे लोग करने गए थे। जो दूसरी उन्होंने बात बताई वो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि हम वो लोग जो दिल्ली में बैठ के अपनी निगाह से, अपने चश्मे से ही दुनिया को देखते हैं और एक राय बना लेते हैं। बोले, 2012 में मैं अपने खेत में काम कर रहा था, बहुत मामूली सा किसान हूँ मैं। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया और कहा, कह रहे आपको तो राज्यसभा में भेज दिया गया है। बोले, टीवी के ऊपर लाइन चल रही है। तो बोले, मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? आज अप्रैल फूल मुझे बना रहे हो तुम? नहीं नहीं, बोले सच बात है ये। उन्हें यकीन ही नहीं था। और फिर थोड़ी देर के बाद 2012 में आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री का फ़ोन गया उनके पास और उनसे उन्होंने कहा कि
शंकर भाई, मैंने आपको राज्यसभा में मनोनीत कर दिया है, आप जाकर के कागज में शपथ लें। ऐसे लोग, एक बार लोग गलती से पार्लियामेंट या विधानसभा क्या हो जाते हैं, उनकी चाल बदल जाती है, उनका अंदाज बदल जाता है। लेकिन पूरे 6 साल राज्यसभा में रहने के बाद इसमें 2 मुझे चीजें नजर आती हैं कि ऐसे लोगों को भी सत्ता में बैठने वाले लोग जब पहचान लें तो समझ लीजिए कि सत्ता का मिजाज बदल रहा है। और दूसरा यह भी है कि सत्ता का नशा जिन लोगों पे नहीं चढ़ता वही राष्ट्र के लिए कुछ कर पाते हैं। शंकर लाल जी, मैं आपका खुश हूं आपसे मिलके कि आप जैसे लोगों को सत्ता ने पहचाना और आपकी क्या हैसियत है, आप कितने करोड़ रुपए दे सकते हैं, कितने करोड़ रुपए में राज्यसभा बिकती है, ये हम सबको पता है। लेकिन आप खेत में थे और आपको फ़ोन आया और आप 2012 में जो थे, शायद मुझे लगता है 2021 में भी वही हैं। ना आपकी कोठी बदली, ना आपकी गाड़ी बदली, ना कपड़े बदले। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपके शहर में बुलाया तो गया है, लेकिन कभी कभी आपकी पहचान ऐसी होती है कि आयोजक ये भी नहीं बताते कि बोलना किस पे है। और कुछ आयोजक मुझसे कहते हैं कि हमने विषय ये रखा है, तो मैं उनसे कहता हूं विषय कुछ भी रखें, मुझे तो अजान देनी है, मैं तो दूंगा वही जो मुझे कहना है। इसलिए मैं अपनी बात शुरू करूं, इसलिए मेरी बातों में थोड़ी तलखी ज़्यादा होती है और मैं कोई बात किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी विचारधारा, कोई बहुत बड़े आदमी, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मेरी बात राष्ट्र हित में होनी चाहिए, उसके अलावा उससे ऊपर कोई नहीं है। इसलिए बहुत समय से ये सुनता आ रहा हूँ, व्यक्ति, व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा देश, और यहीं पे कहानी रुक जाती है। मैं कहता हूँ कि संगठन से बड़ा देश और देश से बड़ा राष्ट्र होता है। लेकिन ये इस किस्म की बातें करने वाले लोग आजकल राष्ट्र से अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं। उनको लगता है वही राष्ट्र है। ये बीमारी सामाजिक संगठनों को लग गई है। इसलिए सत्ताधारी या विपक्ष या विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में लोग बैठने वाले, झूठ बोलना उनकी मजबूरी है। वो किसी नियम से बंधे हुए हैं। इसलिए उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना, उनसे ये उम्मीद करना कि वो सच बोलेंगे, लोकतंत्र में ये मुमकिन नहीं है। मेरी शिकायत उन लोगों से है जिन्होंने सब कुछ त्याग के कहा कि हम समाज के लिए काम करेंगे, राष्ट्र के लिए काम करेंगे। आजकल वो भी बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं और छोटा मोटा नहीं बोल रहे हैं, और एक ऐसे समय में बोल रहे हैं। मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है कि मैं कई सौ सालों की बात कह सकूं कि जब 700-800 साल के बाद सनातनी हिंदू को अपने हिंदू होने का बोध हो रहा है, तो कुछ लोग नए नए जुमलों से आपको भ्रमित करने में लगे हुए हैं। इसलिए 2021 के भारत में एक तरफा संवाद नहीं हो सकता। मैं कोई बात कहूं आपसे और कह के चला जाऊं, और कोई सभा में मुझसे सवाल पूछ ले और मैं कहूं नहीं पोस्ट कार्ड पे लिख के भेज देना, तो दोबारा ना वो पोस्ट कार्ड भेजेगा ना आपकी सभा में आएगा। संचार क्रांति के इस दौर में कोई भी बात भावुकता में, इमोशंस में, रिटॉरिक्स में कोई मानने को तैयार नहीं है। आज का युवा हमसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उसके पास, ज़्यादा अपडेटेड है, और दुनिया के बारे में हमसे ज़्यादा जानकारी है उसकी। उसे मूर्ख नहीं बना सकते आप। इसलिए आज अपनी बातों को तथ्यों पे कहें, फैक्ट के साथ कहें, फिगर के साथ कहें,
सिर्फ ये न कहें कि हम ये सोचते हैं, आपके सोचने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने घर में बैठ के कुछ भी सोचिए, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो संवाद की शैली है वो हम तमाम बुजुर्गों को, घरों में माँओं को, बहनों को, पिता को, नाना को, दादा को, अपनी शैली में आज के युवा से बात नहीं हो सकती। उस युवा की शैली को आपको समझना है, तब संवाद हो पाएगा। क्योंकि वो जिस दौर में पैदा हुआ है उस दौर की भाषा बदल चुकी है, उसकी ग्रामर बदल चुकी है। आपके भारी भारी भरकम शब्द उसकी समझ में नहीं आएंगे। आपने सत्तू खाया है, उस बेचारे ने मैगी खाई है। वो इतना लोड नहीं ले सकता कि आपके भारी भरकम को निकालेगा, सोचेगा, डिक्शनरी निकालेगा, फिर इसका शब्द ढूंढेगा। वो तो इतनी देर में चला जाएगा। उसको 2 मिनट में ही अपनी बात को समझा देना है, बस सरल शब्दों में समझा देना है। और ऐसे समझाना है कि जब आप उसको आपसे बाहर जाए, कमरे से बाहर जाए, तो 1 सेकंड के अंदर जब वो वेरीफाई करे तो उसको लगे कि मेरी ये बात सच बताई थी या ये बात झूठ बताई थी। क्योंकि चलते फिरते वो वेरीफाई करेगा। और अगर एक बार उसका आपके ऊपर यकीन हो गया कि ये शख्स झूठ नहीं बोलता, ये तथ्यों पे बात करता है, तो फिर लोग मोरबी में भी सुनने आते हैं और सुरेंद्रनगर में भी सुनने आते हैं। इसलिए मेरी बातचीत से किसी को बहुत अच्छा लगेगा ऐसा मुझे महसूस होता नहीं है। कई करोड़ लोग हैं जो मेरी बात से नाराज हैं, और मेरी कोशिश है कि वो परमानेंट नाराज रहें मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज के इस प्रोग्राम को आयोजकों को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं। और अभी विश्वास भाई ने शायद गुजराती में मुझसे ये कहा कि मैं गुजराती में बोल रहा हूं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? ज़रा इस बात को दोबारा बोलिएगा। विश्वास भाई सुरेंद्रनगर में पुष्पेन से ये कह रहे हैं कि मैं गुजराती में बोल रहा हूं, आपको एतराज़ तो नहीं है? मुझे दिल्ली में रहना है भाई। क्या चाहते हैं? कमाल के लोग भाई। पूरी दुनिया को एतराज नहीं है तो मुझे क्या एतराज होगा भाई? इसलिए सनातनी हिंदू, हजारों लाखों साल पुरानी आपकी सभ्यता, आपके सरोकार, आपकी परंपराएं, आपकी आस्थाएं, एक ही बात से अपनी बात शुरू करता हूं कि जिस समाज के पास, जिस संस्कृति के पास, आप सोचिए कि 4 वेद हों, 18 पुराण हों, 68 नीतियां हों, 108 उपनिषद हों, वो समाज अजमेर शरीफ में एक मरे हुए आदमी की मजार पे पत्थर सर मार रहा है। हम कहां से चले थे, कहां आ गए? हमने दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान छोड़ करके सड़कों के किनारे, हाईवे के ऊपर, जहां मजार मिल जाती है हम मन्नत मांगने बैठ जाते हैं। आपके पास वो ताकत है जो विश्व में किसी के पास है ही नहीं। आप कहां सड़कों पे सर झुका रहे हैं? एक बार उस शक्ति के सामने सर झुकाइए, दुनिया में किसी के सामने सर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए सनातन के लोगों से यही कहता हूं कि एक बार सनातन का हाथ पकड़ लीजिए, दुनिया में किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज राष्ट्र के सामने, देश के सामने अलग अलग चुनौतियां हैं, लेकिन ज्यादातर समाज में, हमारे यहां लोग ये समझते हैं कि सरकार और सरकार के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सब कुछ अंतिम वही है।
और जो समाज ये समझता है कि सरकार, कोर्ट कचहरी, पुलिस, सेना, ये सब कुछ है, अगर आप समझ लीजिए कि वो समाज जो है उसके अंदर इतनी कमजोरियां आ गई हैं कि वो ये सही नहीं समझ पा रहा कि हमसे सरकार है या सरकार से हम हैं। ये कोर्ट कचहरी हमारे लिए हैं या हम उनके लिए हैं। तो ये जो सबसे बड़ी गिरावट, क्योंकि पूरा समाज सत्ता की तरफ देखता है, समझता है कि सत्ता में बैठने वाले लोग ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं और उन्हें ही सब कुछ पता है। मेरा 25 साल का पत्रकारिता का एक्सपीरियंस ये कहता है कि सत्ता में महामूर्ख बैठते हैं, कुछ पता नहीं होता उनको, इसलिए पद से बुद्धि का कोई संबंध नहीं होता। कि कोई बड़े पद पर बैठ गया है तो वो बड़ा विद्वान भी होगा, मैं नहीं मानता। वाल्मीकि जी के पास कोई पद नहीं था, कहीं प्रधानमंत्री नहीं थे, सेनाओं के चीफ नहीं थे वो। हमारे यहां जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, कोई उनके पास पद नहीं था, कोई सरकारी पद नहीं था। उन्होंने अपनी साधना से जो भी कुछ किया, वो कहीं कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, कोई मंदिर के पास बैठा हुआ है, कोई किसी आश्रम में बैठा हुआ है। लेकिन 7-8 साल के इस 800 साल के खांडकन में पुर्तगालीज आए, अंग्रेज आए, इस्लामिक आतंकवादी आए, हमने अपनी शक्ति को सबके सामने हीन माना, कम माना कि नहीं हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो दीनहीन लोग हैं। तो जिसका जो दिल चाहा उसने किया। हमको जो बौद्धिक रूप से काउंटर करना चाहिए था वो भी नहीं किया। हमारे गिरने का सिलसिला वहां से शुरू हुआ, इसलिए वो सिलसिला आज भी जारी है। और अभी भी शायद हम ये नहीं समझ पा रहे कि पैसे बहुत सारे कमाने से आप अपने कपड़े बदल सकते हैं, मकान बदल सकते हैं, कार बदल सकते हैं, अपने अंदर की कमजोरी नहीं बदल सकते हैं। अपने अंदर जो हीन भावना भरी है वो नहीं बदल सकते। और ये तो वो देश है कि जिसने कभी कपड़ों को महत्व ही नहीं दिया। हमारी संस्कृति में सिले कपड़े नहीं पहने जाते थे, इसका चलन ही नहीं था। लेकिन हमने सोचा कि कपड़े पहनना, टाई लगाना, पैंट लगाना, अंग्रेजी बोलना, यही ज्ञान की अंतिम कसौटी है। इसलिए जो आया हमने ये सोच के कि ये हमसे सुपीरियर है, इसलिए उसकी सत्ता को हमने मान लिया। और चलिए मानता हूं कि 1947 से पहले बहुत कुछ होता रहा, ठीक है, उस विषय पर नहीं जाना चाहता। लेकिन 1947 के बाद भी जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उन लोगों ने भी आपको, पहली क्लास के बच्चे को, केजी के बच्चे को, उसकी किताब में जेंटलमैन की परिभाषा लिखी। जेंटलमैन कौन है? तो पहली क्लास या दूसरी क्लास का बच्चा जेंटलमैन किसे समझता है? क्योंकि उस वक्त तस्वीरों से पढ़ाया जाता था। तो इधर लिखा है जेंटलमैन कौन है? एक आदमी टाई लगाए हुआ है, पैंट शर्ट पहने हुआ है, कैप लगाए हुआ है। अब उस 5-6 साल के बच्चे के मन में एक चित्र बना कि जेंटलमैन जो शब्द है उसकी परिभाषा यह है कि जो कोट पहनता है, जो टाई लगाता है, जो पैंट पहनता है, वही सब है, वही जेंटलमैन है। अब वो 5वीं क्लास से ये पढ़ रहा है। अब उस बच्चे को अपना पिता, जो खेत में खड़ा हुआ है, जिसके पैर कीचड़ में सने हुए हैं, जिसके कंधे पे हल रखा हुआ है, वो एक धोती पहने हुआ है, वो जीवन भर उसको जेंटलमैन मानने को तैयार ही नहीं है। तो जितने भी बड़े राष्ट्र हुए हैं, जितनी भी सभ्यताएं आई हैं, उन सभ्यताओं ने अपने जीतने का पहला मंत्र
बिना हथियारों के। वो यही किया कि जो आपकी अपनी पहचान है, जो आपके संस्कार हैं, सरोकार हैं, आस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, उनको धीरे धीरे हीन बताना, इंफीरियर बताना, और आपके मन मस्तिष्क में धीरे धीरे अपनी ही उन आस्थाओं, परंपराओं, सभ्यता के प्रति एक कॉम्प्लेक्स पैदा करना। और यह काम बहुत स्लो धीरे धीरे हुआ हमारे देश में। और आज स्थिति यह है, इस भारत में जब अंग्रेज यहां से गए, उस वक्त का रिकॉर्ड यह कहता है कि उस वक्त भी हमारे यहां 80% गुरुकुल थे, 80% गुरुकुल थे। लेकिन आज घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जिन्होंने जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बच्चे को सब कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है और उसके अलावा कोई पढ़ाई नहीं होती। हमारे घरों में बच्चों से बात करने का रिवाज खत्म हो गया है, और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शर्म आती मुझे कभी कभी, सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल। अब हमारे यहां लोगों को यह पता नहीं है कि कॉन्वेंट है क्या चीज, यह शब्द कहां से आया, किन हालातों में आया, और हमारा इससे क्या संबंध है, नहीं पता। इसलिए धड़ल्ले से स्कूल भी खुल रहे हैं, बच्चा सरस्वती भी देख रहा है और कॉन्वेंट भी समझ में नहीं आ रहा उसकी। इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, इसके पीछे का भाव क्या है, यह उसको पता नहीं है। तो जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, जो बताया जाता है और झूठ बोला जाता है कि 1947 को भारत आजाद हुआ था, 15 अगस्त, भारत की किसी लाइब्रेरी में, लोकसभा की किसी लाइब्रेरी में, किसी आर्काइव में, ब्रिटेन की लाइब्रेरी में, वहां की पार्लियामेंट में, कहीं पे ये डेट नहीं मिलती कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। हमारे यहां तो लिख के पढ़ाया जाता है 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। तो ट्रांसफर ऑफ पावर में और आजादी मिलने में, दोनों में फर्क होता है। और शब्द की महत्वता देखिए कि आपको यही बताया गया बार बार, आजादी मिली, आपने ली नहीं, आपको आजादी मिल गई, कहीं पड़ी हुई थी, छुपी हुई थी, आपने मिल गई आपको। आजादी मिली और आजादी ली, दोनों में आपके चरित्र का पता चलता है। फिर एक गाना बना, आप सोचिए, हजारों हजारों योद्धाओं, 60,000 की आजाद हिंद फौज के 26,000 जवान मारे गए, उनके वारिसों को यह सोच के क्या लगता होगा, क्योंकि चाटुकारिता की पराकाष्ठा है हमारे यहां। लोगों ने गाने गाने शुरू कर दिए, गाने बन गए। एक गाना बहुत चलता है, अभी भी चलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कोई नई बात नहीं कहनी है, जो शब्दों के अनर्थ किए हैं उसको दुरुस्त कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक गाना चलता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ताल। ये जिसने लिखा उसको 50 जूते मारने चाहिए। और पूछे कि क्यों मार रहे हो, कहना नहीं, ये नहीं बताएंगे, तुम्हें पिटना चाहिए तुम्हें। लेकिन ये चल रहा है, हमने कुछ किया नहीं, हम ढोलक बजा रहे थे और अंग्रेजों ने हमें आजादी दे दी, और ये चल रहा है। और एक आदमी ने दे दी, बाकी सब तो जने कहां काम कर रहे थे। तो जब हम भावुकता में, इमोशंस में अपने जीवन में भी कोई निर्णय लेंगे तो गलत होगा, और राष्ट्रों के जीवन में गलत निर्णय लेंगे तो पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। इन तमाम छोटी छोटी चीजों के ऊपर कभी ध्यान नहीं जाता हमारा, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें करके उन छोटी चीजों को छुपा जाते हैं, जिससे आपकी समस्या ठीक हो सकती है। फिर हमारे यहां एक झूठ और बोला गया, धड़ल्ले से बोला गया, कहा गया सारे धर्म बराबर हैं। अब इसमें मैं तो जिस पाठशाला में पढ़ा हूं वहां तो आपको पता है, वहां तो अजान दी मैंने,
नमाज पढ़ाई मैंने, कुरान पढ़ा। मुझे खुद इस बात का अभी भी समझ में नहीं आता कि जब मैं दिल्ली आया था कोई 88 89 में, तो मैं ये शब्द सुनता था तो मुझे थोड़ी देर के लिए बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन ये चल रहा है। अब जब सवाल पूछता हूं लोगों से तो बड़े बड़े ज्ञानी जो सुबह से शाम ज्ञान बांटते हैं संसद में, संसद के बाहर, भाई मैंने कहा ये धर्म सारे बराबर हैं, इसका मतलब क्या है? हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में